गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ईसीजी के थर्ड पार्ट में देखेंगे कि ईसीजी को एक्चुअली रीड कैसे करना है, मतलब किस सीक्वेंस से हमने देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें, हार्ट रेट कैसे देखना है, रिदम कैसे देखना है, फिर उसके एसटी सेगमेंट के चेंजेस कैसे होने चाहिए, और क्यूटीसी इंटरवल क्या होता है, टी वेव चेंजेस क्या होते हैं, पी वेव के चेंजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं ईसीजी के, वो हमको पता होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से ही आप ईसीजी को देख सकेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर समझो हम बोलेंगे कि आइसो इलेक्ट्रिक लाइन मतलब जो लाइन उस टाइम पे जब हार्ट में से कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल पीआर सेगमेंट है, ये आइसो इलेक्ट्रिक है क्योंकि इस टाइम पे हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है। लेकिन जब हम ईसीजी देखते हैं तो उसमें पीआर सेगमेंट के एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं, दूसरा ये एसटी सेगमेंट के भी एबनॉर्मेलिटीज हो सकते हैं। इसलिए जो टीपी सेगमेंट है, मतलब एंड ऑफ टी वेव और ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट पी वेव, इसको हम आइसो इलेक्ट्रिक कंसिडर करते हैं। ये ऐसा पॉइंट है जिस टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में नहीं हो रही है और किसी डिसीज में वो अफेक्ट नहीं होता। तो अगर आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कौन सी है, ऐसा कभी सवाल आया या किसी ने पूछा, तो उसका आंसर टीपी लाइन होना चाहिए। और अगर इस टाइम पे इसी के ऊपर जो भी चीज़ें हैं उसको हम पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बोलेंगे, और जिसके नीचे उसको हम नेगेटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव वेव बोलेंगे। अब कुछ रूल्स समझ लेते हैं जो ईसीजी पढ़ते वक्त या फिर किसी के साथ कम्युनिकेट करने में हमको हेल्प होता है। फर्स्ट नेगेटिव वेव इज क्यू। जो भी पहली वेव आ रही है नेगेटिव, उसको हम क्यू बोलेंगे। नेगेटिव मतलब टीपी सेगमेंट के नीचे में जिसका डिफ्लेक्शन है, ये क्यू वेव। तो अगर ये स्मॉल क्यू और लार्ज क्यू, कैपिटल क्यू का भी यूज करना है, तो अगर उसका डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल है तो उसको हम स्मॉल क्यू से इंडिकेट करेंगे, और अगर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन है नेगेटिव तो उसको हम बिग क्यू से दिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये क्यू वेव हमारी बहुत ही छोटी है तो यहाँ पे हमने स्मॉल क्यू दिखाया, और ये जो क्यू की लार्ज डिफ्लेक्शन तो हमने इसको लार्ज क्यू से इंडिकेट किया है। फर्स्ट पॉजिटिव वेव इज आर वेव। अगेन आर वेव अगर बहुत चीज छोटी है तो उसको हम स्मॉल इससे दिखाएंगे, बड़ा है तो कैपिटल आर से दिखाएंगे। नेगेटिव वेव आफ्टर आर इज एस। अगेन जो भी आर के बाद में नेगेटिव वेव आ रही है वो या तो स्मॉल एस होगा या कैपिटल एस होगा, डिपेंड करेगा वो कितना बड़ा है। देन सेकंड पॉजिटिव इज आर प्राइम और आर प्राइम, मतलब अगर सेकंड पॉजिटिव आगे किसी इस केस में हमको दो डिफ्लेक्शंस मिलते हैं, तो पहला जो है वो तो आर है, सेकंड जो आ रहा है उसको आर प्राइम बोलते हैं। अगर वो स्मॉल डिफ्लेक्शन है तो उसको स्मॉल आर से, आर प्राइम से इंडिकेट करेंगे, और अगर बड़ा डिफ्लेक्शन है तो उसको कैपिटल आर प्राइम से इंडिकेट करेंगे। सेकंड नेगेटिव वेव इज एस प्राइम। अभी अगर ये एस वेव के बाद में और एक एस वेव आ रही है तो इसको हम एस प्राइम बोलेंगे। अब ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को बता रहे हैं कि सर एवीआर कॉम्प्लेक्स में आर एस आर प्राइम का पैटर्न है, तो उनके सामने एक इमेज बन जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें कैपिटल आर एस, कैपिटल आर प्राइम और कैपिटल एस प्राइम का पैटर्न है, तो उसके सामने एक पिक्चर बन जाएगा कि हाँ इस तरीके के वेव्स यहाँ पे रह सकते हैं। अभी जो हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है या तो ट्राइफेजिक हो सकता है, बाइफेजिक हो सकता है या मोनोफेजिक हो सकता है। ट्राइफेजिक मतलब हमको तीन वेव मिलेंगे, क्यू आर एस। अगेन वो कैपिटल लेटर से इंडिकेट करना है या स्मॉल लेटर से इंडिकेट करना है, वो उसके कितना डिफ्लेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन वो बाइफेजिक भी हो सकते हैं, या तो क्यू आर हो सकता है या आर एस हो सकता है। अब ये क्योंकि निगेटिव वेव आर के बाद आई है इसलिए हम इसको एस लेबल करेंगे, ये आर के पहले आई है इसलिए हम इसे क्यू लेबल करेंगे। या फिर मोनोफेजिक हो सकती है। अब मोनोफेजिक में या तो अपवर्ड डिफ्लेक्शन रहेगा या फिर डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन रहेगा, लेकिन सिंगल वेव रहेगी। अगर वो सिंगल अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो हम उसको आर वेव बोलेंगे। अगर वो निगेटिव डिफ्लेक्शन है तो हमको नहीं पता कि वो क्यू है या फिर एस वेव है, क्योंकि हमारे पास आर वेव नहीं दिख रही है इसमें। तो ऐसे कंडीशन में उसको क्यू एस वेव ऐसे कहा जाता है, अगर वो मोनोफेजिक है तो इस प्रकार से हमको नॉमेनक्लेचर को समझना है। अब ईसीजी को एक्चुअल में पढ़ते कैसे है वो देखेंगे। अभी जब हम ईसीजी का कोई स्ट्रिप देख रहे हैं तो ये सीक्वेंस कोई चीज़ मिस ना हो इसलिए हम देख रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सबसे पहले देख लें।
लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ फॉलो हो। अगर कोई पेशेंट मेरे पास चेस्ट पेन लेके आया है और मैं उसमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो शायद मैं उसका हार्ट रेट और बाकी चीज़ें की तरफ ना देखते हुए सीधा एसटी सेगमेंट देखूंगा कि एसटी सेगमेंट चेंजेस तो नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ईसीजी को देखें तो उसको पढ़ने के लिए कुछ पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें हम देख ले और कोई भी चीज़ मिस ना हो। सबसे पहले समझते हैं कि जैसे ही हमारे पास ईसीजी का स्ट्रिप आता है तो हम देखेंगे कि उसमें उसका हार्ट रेट कितना चल रहा है। अब बहुत से जो मशीन आए हैं नए, उसमें ऑलरेडी हार्ट रेट मेंशन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्यूरेटली कैलकुलेट होता है, एक्सेप्ट अगर उसका टी वेव काफ़ी टॉल है या फिर उसका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो एम्पलीट्यूड है वो छोटा है। मोस्ट ऑफ द मशीन्स एक्यूरेट देखते हैं। अब अगर हमको नॉर्मली अगर हम हार्ट रेट देखें तो 60 to 100 है। अगर 100 से ज़्यादा रहा तो हम उसको टैकीकार्डिया बोलेंगे और अगर 60 के नीचे है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। अगर बच्चा है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स है, तो उसमें एज ग्रुप वाइज हार्ट रेट का वेरिएशंस दिया है। उन्होंने दिया है कि इसके नीचे रहा तो हम ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे और इससे ज़्यादा रहा तो टैकीकार्डिया बोलेंगे। वो हमको रेफर करना पड़ता है हर बार कि ये बच्चे का हार्ट रेट कितना होना चाहिए जब हम उसको नॉर्मल बोल सके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, हार्ट रेट इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बिग स्क्वायर, मतलब 2 आर स्क्वायर, आर वेव हमने देखी है उसके बीच में कितने बक्से है छोटे बड़े वाले, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अगर उसको हम 300 से डिवाइड करते थे, ये बहुत सिंपल होता है। अगर समझो अगर नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 2 आर के बीच में एक ही है तो उसका हार्ट रेट 300 का हो गया। अगर 2 आर वेव के बीच में के बॉक्सेस बड़े वाले 2 है तो 150 का हो गया। अगर उसके बीच में 3 बॉक्स आ गए 2 आर वेव के बीच में तो 100 का हार्ट रेट है। तो इस प्रकार से हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी पूरे बॉक्सेस नहीं होते, कोई आधा ही बॉक्स होता है या 2-3 स्मॉल स्क्वायर उसके आते हैं सिर्फ, तो उसके लिए भी फॉर्मूला है 1500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बिटवीन द 2 आर वेव्स, 2 कंसेक्यूटिव आर वेव्स। तो 2 लगातार आने वाले कंसेक्यूटिव आर वेव के बीच में कितने छोटे छोटे बॉक्स है उसको अगर आप 1500 से डिवाइड कर दोगे तो आपको उसका हार्ट रेट मिल जाएगा। ये सिंपल मेथड है। और एक तरीका ये है कि अगर हम जो 10 सेकंड की स्ट्रिप मिलती है हमको, जिसको हम बोलेंगे कि रिदम स्ट्रिप, लॉन्ग लीड टू जो हम मोस्टली लेते हैं, और अगर 10 सेकंड की लेते हैं तो उसमें जितने आर वेव्स है उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना उसका हार्ट रेट हो जाएगा। अगर उसमें 10 आर वेव आए हैं 10 सेकंड में और तो उसको हम 6 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 60 हार्ट रेट उसका हो जाएगा। और अगर समझो उसमें 20 आ रहे हैं और उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 का हार्ट रेट हो जाएगा। तो रिदम स्ट्रिप अगर 10 सेकंड की किसी मशीन में आती है, अगर वो आई है तो उस पर कैलकुलेट करना भी आसान हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट देखना है कि उसका रिदम बराबर है या नहीं, मतलब हार्ट रेट रेगुलर है या इरेगुलर है। अब ईसीजी पे ये कैसे पता चलेगा, तो आपको जैसे एक पेपर लेना है, आपको ये 2 चीज़ें लेके इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये 2 आर के बीच में इस तरीके से इसको मार्क कर दिया तो ये 2 चीज़ें नेक्स्ट इसमें बराबर है क्या, फिर इसके नेक्स्ट इसमें बराबर है क्या, फिर नेक्स्ट इसके इसमें बराबर, मतलब जो आर इंटरवल है वो उसके इसमें बराबर से रेगुलरली सब वेव में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस पे से हमको पता चलेगा कि ये उसका हार्ट रेट रेगुलर है या इरेगुलर है। अगर समझो कहीं पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 2 आर के बीच में का डिस्टेंस कम है, कहीं पे ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये इरेगुलर हार्ट रेट है और इरेगुलर रिदम है। लेकिन अगर सब दोनों आर वेव के बीच का डिस्टेंस हर इसमें इक्वल है, दैट मीन्स उसका हार्ट रेट, उसका ईसीजी रेगुलर है, उसका रिदम रेगुलर है। अब एक होता है साइनस रिदम और या फिर साइनस पी वेव भी बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? साइनस रिदम का मतलब हमारा जैसा हार्ट है, हमने समझा था कि एसए नोट, साइनो एट्रियल नोट और एवी नोट, ये 2 होते हैं। तो एट्रिया से अगर इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मली एसए नोड ने ही इम्पल्स जनरेट करनी चाहिए। तो अगर एसए नोड इम्पल्स जनरेट कर रहा है मतलब एटलीस्ट जो इम्पल्स जनरेशन है वो नॉर्मल है। उसको हम साइनस पी वेव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पी वेव पहला इवेंट होता है एसए नोड के फायर करने के बाद में पी वेव आता है। तो वो हमको कैसे पता चलेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कि हाँ ये नॉर्मल एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, नॉर्मल एसए नोड काम कर रहा है, यहाँ पे यहाँ का पेसमेकर एसए नोड है। उसके लिए क्या देखना है कि जो हमारा
रिदम स्ट्रिप होता है, लॉन्ग टू लीड जो बोलते हैं, लॉन्ग लीड टू जो बोलते हैं, उसमें एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स। हर पी वेव के बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आना ही चाहिए। और जो लीड टू देख रहे हैं हम, उसमें हम जो पी वेव है वो अपवर्ड होना चाहिए, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होना चाहिए, और जो लीड ए वी आर है उसमें उसका निगेटिव डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो आपने सिर्फ लीड टू देख लिया, उसमें देख लिया आपने कि हर पी वेव के बाद में क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स आ रहा है। सेकंड आपने देख लिया कि लीड टू में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है पी वेव का, और लीड ए वी आर में निगेटिव डिफ्लेक्शन है। दैट मीन्स उसका साइनस रिदम है, उसका पी वेव साइनस पी वेव है, उसको बोल सकते हैं। तो ये हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कहीं और से तो पेसमेकर एक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही है। अब इसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका पीआर इंटरवल कैसा है। पीआर इंटरवल मतलब हमने समझा था कि सेगमेंट और इंटरवल में फर्क होता है। पीआर इंटरवल में स्टार्टिंग फ्रॉम पी वेव टू स्टार्टिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, इसको हम पीआर इंटरवल बोलेंगे। पीआर इंटरवल नॉर्मली ये जो ड्यूरेशन है वो एक बिग बॉक्स से ज़्यादा नहीं होता, लेस देन 0.2 सेकंड। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसका पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया मतलब जो एट्रिया साइनो एट्रियल नोड से ये इम्पल्स जनरेट हुआ है वो एवी नोड तक गया, एवी नोड्स ने उसको थोड़ी देर रिटेन किया और फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। तो जब पीआर इंटरवल बड़ा होता है दैट मीन्स जो एवी नोड है वो डिले कर रहा है ना। इसका मतलब जो इम्पल्स एट्रिया से जनरेट हुई है वो वेंट्रिकल तक पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है। जनरली जब पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है वो उसको हम बोलेंगे कि एवी ब्लॉक, एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक कहते हैं, जिसको हम कार्डियक ब्लॉक या हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। तो इस प्रकार के कंडीशन में हमको प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल मिलेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि जब भी हम ईसीजी देखते हैं, हार्ट रेट, रिदम, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद हम पीआर इंटरवल देखते हैं, क्योंकि ये आपका हार्ट ब्लॉक इंडिकेट करता है। अब जब हार्ट ब्लॉक होगा तो उसका ऑब्वियस साइन होगा कि उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा, उसको ब्रेडिकार्डिया होगा। और इसको जब रिदम डिस्टर्बेंस के साथ में हार्ट रेट कम होता है तो इसको हम ब्रेडी अरिथमिया बोलते हैं। अगर किसी का सिर्फ हार्ट रेट कम है तो हम उसको बोलेंगे इसको ब्रेडिकार्डिया है, लेकिन उसके ईसीजी में चेंजेस है, उसका रिदम डिस्टर्ब है, तो हम इसको बोलेंगे इसको ब्रेडी अरिथमिया है। तो वो हम डिटेल में ब्रेडी अरिथमिया और टकी अरिथमिया दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, जिससे कि चीज़ें आसान हो, है ना। तो यहाँ पे हमको सिर्फ देखना है कि चौथा पॉइंट हमने देखा कि पीआर इंटरवल हमको देखना है। अब ये सीक्वेंस में क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्यों पहले पी वेव नहीं लिया, क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है जिससे जान जा सकती है, जिससे जान का खतरा बनता है, उसको हम पहले देख रहे हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है एसटी सेगमेंट के चेंजेस। अब जैसा हम सबको पता है कि एसटी सेगमेंट अगर हम देखें तो ये जो इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ है या फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है उसको डिटेक्ट करने में एसटी सेगमेंट और टी वेव काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन अगर है ना, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन है मतलब ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इंडिकेट करता है। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन कब बोलेंगे, जब ये जो जे पॉइंट है, मतलब आर वेव नीचे आ रहा है और आने के बाद फिर से जो हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, ये जे पॉइंट है। ये जे पॉइंट का एलिवेशन मिनिमम 1 mm होना चाहिए सब लीड में, एक्सेप्ट V2 और V3 जहाँ पे ये 2 mm से ज़्यादा होना चाहिए। तो किसी भी जो ईसीजी में जो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है, जो हमने बोला था टीपी लाइन, टीपी सेगमेंट, उसके ऊपर अगर ये 1 mm से ज़्यादा है एक्सेप्ट V2 V3 तो हम बोलेंगे कि ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन है। लेकिन अगर V2 V3 में है तो ये 2 mm से ज़्यादा होना चाहिए मिनिमम। तो कभी भी अगर ये 2 mm से ज़्यादा है तो हम इसको बोलेंगे एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन इंडिकेट करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। दूसरा टाइप होता है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, मतलब जो एसटी सेगमेंट है वो डिप्रेस्ड हो गया। अब वो आइदर डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है या फिर पूरा का पूरा नीचे आके स्ट्रेट रह सकता है या फिर अपवर्ड स्लोपिंग रह सकता है। तीनों का अलग अलग हमको ध्यान रखना है। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो वो मायोकार्डियल इस्चेमिया दिखाता है, मतलब हार्ट का ब्लड सप्लाई कम हो रहा है दिखाता है। और जब ये एलिवेटेड है तो ये ट्रांसम्यूरल एमआई बैठा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा जो वेंट्रिकल का वॉल है वो पूरा का पूरा इस्चेमिक हुआ है, उसको ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जबकि एसटी सेगमेंट क्या दिखाता है, ये
जो सब एंडोथेलियल एरिया है, सब एंडोथेलियल एरिया मतलब जो इसका अंदर का लाइनिंग है उसके कुछ हिस्से में हमको ब्लड सप्लाई कम हुआ है। तो ये दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करना है हमको कि जब भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, ज़्यादा डैमेज हुआ है, और जब एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है ये कम दिखता है, कम मतलब सब एंडोथेलियल एरिया में ही इसका जो ब्लड सप्लाई वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अब इसमें भी दो टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना मतलब पेशेंट को एज सच तकलीफ नहीं होती, लेकिन जैसी कोई एक्सरसाइज होती है या फिर कुछ होता है उसके बाद में उनको पेन होता है, तो उसको हम बोलेंगे कि स्टेबल एंजाइना। इसमें हमारा ट्रेडमिल का रोल आता है। जैसे पेशेंट का एक रेस्टिंग ईसीजी हम निकालते हैं और उसके बाद में उनको ट्रेडमिल करवाते हैं, एक प्रकार से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस देते हैं और उसके बाद में हम उनका ईसीजी फिर से लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्टेबल एंजाइना है। ये सिम्टोमेटिक, इनको भी ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन ये एट रेस्ट इनको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज के बाद में इनको प्रॉब्लम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो चीज़ों पे जो हार्ट का ब्लड सप्लाई डिपेंड करेगा। एक तो ब्लड सप्लाई एक्चुअली कैसा है, और दूसरा मेटाबॉलिक डिमांड कब है, मेटाबॉलिक डिमांड कितनी है, कितना हार्ट को काम करना है। ये दोनों चीज़ें डिटरमाइन करेगा कि ब्लड सप्लाई हार्ट का कैसे हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हमको समझनी है। जैसा कि हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, लेकिन जैसा हमने समझा था कि हार्ट में अलग अलग वेक्टर काम करते हैं और हम सिर्फ सामने में चेस्ट लीड लगाते हैं, तो जो अपोजिट चेस्ट लीड है उसमें अपोजिट चेंज मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बैकवर्ड पोर्शन में, हार्ट के पीछे के पोर्शन में, पोस्टीरियर वॉल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल चेंज एंटीरियर चेस्ट लीड में मिलेगा। तो इसको अगर हम समझे कि अगर ये समझो मेरा ईसीजी है V1 का, है ना, और अगर मेरे पोस्टीरियर वॉल में हार्ट के चेंजेस है, तो वो तो मैं ईसीजी लीड वहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, है ना। इसीलिए तो जो अगर उसमें अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है तो मेरे V1 में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। तो अगर के हार्ट के पोस्टीरियर वॉल में एसटी सेगमेंट हो रहा है तो उसके एंटीरियर लीड में हमको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिलेगा। इसलिए जब भी एंटीरियर सेगमेंट डिप्रेशन आपको मिलता है तो इसको सिर्फ सब एंडोथेलियल नहीं कंसिडर करना है। इसके साथ में हमको पॉसिबिलिटी क्या रखनी है कि हो सकता है ये ट्रांसम्यूरल हो लेकिन पोस्टीरियर वॉल में हो। इसीलिए जब 12 लीड ईसीजी के साथ में हम बहुत बार हमने देखा कि V6 के बाद में V7, V8, V9 भी लगाते हैं, है ना, ताकि पूरे हार्ट का हमको पिक्चर दिख सके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी दिख सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हमको दिख रहा है, हो सकता है इसके साथ में जो उसका अपोजिट लीड है उसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन रह सकता है। इसलिए ये चीज़ों को भी इवेल्युएट करना जरूरी है। अब ये कैसे डिपेंड होगा कि ये इश्चेमिया चल रहा है या फिर इन्फार्क्ट बैठ गया है ना। इश्चेमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम होना, और इन्फार्क्ट मतलब ब्लड सप्लाई उसका लॉस हो गया, अभी नेक्रोसिस शुरू हो गया। तो ये कैसे डिस्टिंग्विश करने का, सिर्फ हम ईसीजी पे इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसलिए फिर कार्डियक एंजाइम्स आ गए, कार्डियक मार्कर्स आ गए, है ना, ट्रोपोनिन रहता है, T1, ये सारी चीज़ें हम इसलिए करते हैं, ट्रोपोनिन आए और ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके मार्कर्स भी देखें। मतलब हम देखना चाहते हैं कि हार्ट के मसल्स में इन्फार्क्ट बैठ गया और उसके कारण से कुछ कार्डियक मार्कर्स रिलीज हुए क्या, उसको कभी डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन के टॉपिक में। लेकिन ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी जरूरी है कि एक तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन अगर हो रहा है तो हो सकता है इसके अपोजिट लीड में एसटी सेगमेंट एलिवेशन हो, तो उसको हम लाइटली नहीं ले सकते एसटी सेगमेंट डिप्रेशन को कि चलो छोटा सा ही है, इसको आराम से ट्रीट करते हैं। हो सकता है ये मेजर ट्रांसम्यूरल हो अपोजिट लीड में और उसको थ्रोम्बोलाइटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो ना, हो सकता है उसको हमको ट्रीट करना पड़े। तो ये चीज़ हमको समझना है। दूसरी कुछ चीज़ें हमको समझनी है कि अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के साथ में आपका टी वेव पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करेगा कि वो शायद वन वेसल डिसीज है। हो सकता है उसमें बहुत सारे दिक्कत ना आए, उसको आप आइडेंटिफाई करो, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहेगा। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के साथ में आपका टी वेव भी इन्वर्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है ये मेजर ऑल 3 वेसल्स डिसीज रह सकता है, या फिर जो एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है
हार्ट की, है ना, उसमें बहुत बड़ा ब्लॉक हो, है ना, तो जब भी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के साथ में टी वेव का इन्वर्जन होता है, इट इज़ अ बैड प्रोग्नोसिस। और अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के साथ में टी वेव नॉर्मली पॉजिटिव है तो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारा वन वेसल डिसीज हो, उसका प्रोग्नोसिस बेटर हो सकता है। लेकिन वो रूल नहीं है, ये रूल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही है, आपको इन्वेस्टिगेट दोनों को करना है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। ठीक है, तो इसको हम एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कब बोलेंगे, तो जब ये डिप्रेशन मोर देन 0.5 mm, मतलब जो स्मॉल बॉक्स है उसके आधे बॉक्स से भी नीचे अगर जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। अब एक और चीज जो समझनी है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से वेसल में प्रॉब्लम है। तो अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है और हमने देखा कि नहीं ये V4 V5 में है, तो हमको आइडिया, हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसकी इश्यू है, इसमें ट्रांसम्यूरल MI बैठा हुआ है। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है, सब एंडोथेलियल है, तो उसमें जनरली कोरिलेट नहीं होता, उसमें हम उसको लोकलाइज नहीं कर पाते वो। तो अगर V4 V5 में अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है तो आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ही सब एंडोथेलियल इन्फार्क्ट बैठा है। अब जैसा हमने बोला था कि स्टेबल एंजाइना मतलब एट प्रेजेंट कुछ नहीं रहेगा, एट रेस्ट कुछ नहीं रहेगा और एक्सरसाइज के बाद में इंड्यूस होगा, वैसे ही रहता है एक अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना मतलब एट रेस्ट ईसीजी के चेंजेस है, एट रेस्ट आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आ रहा है। अब जैसा हमने समझा था कि ये एट रेस्ट इसको सिम्टम रह सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे अनस्टेबल एंजाइना। दूसरा हो सकता है कि उसमें इन्फार्क्ट बैठ गया है ना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एसटी एलिवेशन MI, मतलब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन तो नहीं है लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या फिर जस्ट इस्चेमिया है, तो इसके लिए डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे कार्डियक मार्कर्स होते हैं। तो अगर एट रेस्ट चेंजेस है, एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन है और कार्डियक मार्कर बड़े हुए हैं, तो हम उसको बोलेंगे नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI। और अगर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और कार्डियक मार्कर नहीं बढ़े हैं तो हम बोलेंगे उसको अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, ये चीज हमको समझनी जरूरी है। अब और कोई डिसीजेस है क्या जिसमें हमको ये चेंजेस मिल सकते हैं, तो एसटी सेगमेंट एलिवेशन जैसा हमने समझा था कि इसको हम बोलते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI या फिर स्टेमी भी बोलते हैं इसको, स्टेमी एसटी सेगमेंट एलिवेशन MI, जिसमें आपको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट रहेगा, आपके कार्डियक मार्कर्स ज़्यादा रहेंगे। नॉन एसटी MI में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन रहेगा लेकिन कार्डियक मार्कर बढ़े हुए रहेंगे। अनस्टेबल एंजाइना में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के साथ में कार्डियक मार्कर बढ़े हुए नहीं रहेंगे, तो इसको हम ऐसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसके और कौन से कॉजेस हो सकते हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन के। सबसे पहले हमने समझा कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, उसके बाद में ये वासोस्पाज्म हो सकता है, जो प्रिंस मेटल एंजाइना बोलते हैं, उसमें भी हमको ट्रांजिएंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलेगा लेकिन वो बाद में सेटल हो जाता है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट बंडल बंच ब्लॉक, इसमें भी हमको एसटी सेगमेंट एलिवेशंस मिल सकते हैं। अब एसटी सेगमेंट एलिवेशन एसटी सेगमेंट डिप्रेशन का में मिलेगा, जैसे हमने समझा कि नॉन एसटी एलिवेशन MI, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि पोस्टेरियर MI में आपको मिल सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि पोस्टेरियरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन बैठा है लेकिन उसमें हमने लीड नहीं ले रहे, उसमें हमको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एंटेरियर लीड्स में उसमें आपको डिप्रेशन मिलेगा एसटी सेगमेंट एलिवेशन। इसको हम डिस्टिंग्विश करेंगे कार्डियक मार्कर से या फिर और पोस्टेरियर लीड लगा के। देन अगेन लेफ्ट ब्लंडर ब्रांच में इसमें हो सकता है डिगॉक्सिन में आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन मिल सकता है ना। तो इस तरीके से हमको अदर कॉजेज भी देखना है, ऐसा नहीं है कि एसटी सेगमेंट चेंजेस है मतलब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज ही है। एक और एंटिटी हमको समझनी है कि समझो ये आपका आर वेव आने के बाद नीचे आते आते आपको एक ऐसी वेव मिलती है और उसके साथ में बाकी का एसटी सेगमेंट एलिवेशन मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन। यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट के चेंजेस मिल सकते हैं लेकिन ये बेनाइन है ना, तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। इट डजेंट इंडिकेट कि आपको ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, ठीक है। तो ये इसके कारण हो सकते हैं, ये बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन करके एक एंटिटी रहती है जिसमें कंडक्शन ही वैसा रहता है, उसमें कुछ इश्चेमे नहीं रहता लेकिन फिर भी एसटी सेगमेंट एलिवेशन रहता है।
दूसरा ये हाइपोथर्मिया और हाइपोकैल्सीमिया में भी अपने को ऐसी वेव मिल सकती है, इसको हम बोलते हैं बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टी वेव के चेंजेस। अगेन ये टी वेव के चेंजेस हमको अलग अलग इसमें हमको कंसिडर करना है। सबसे पहले अगर समझते हैं कि टी वेव इन्वर्टेड है, मतलब डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये नॉर्मली V1, V2, V3 में रह सकता है, तो उसको हम छोड़ देना है। उसके अलावा अगर दूसरे लीड में मोर देन 1 mm का निगेटिव डिफ्लेक्शन है, मतलब एक छोटे बॉक्स से ज़्यादा निगेटिव है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। अगर ये एवीएल लीड में है तो इसको एमआई का साइन बोल सकते हैं, इंफीरियर वॉल का एमआई इंडिकेट कर सकता है। तो कोई भी निगेटिव टी वेव जो 1 mm से ज़्यादा डीप है और एवीएल में है, आपको अलर्ट करना है, आपको कार्डियक एंजाइम वो सारी चीज़ें करनी है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोफी विथ स्ट्रेन भी इंडिकेट करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म रह सकता है, एक सेरिब्रल टी वेव बोलते हैं, जो रेज आईसीटी रहते हैं, उस पेशेंट में कभी कभी हमको टी वेव इन्वर्जन्स मिल सकते हैं। सेकंड है पीक टी वेव, मतलब टी वेव आपको काफ़ी पीक मिलेगा, ऐसे इस तरीके से ऑलमोस्ट आर के लेवल का। तो इसका कारण हाइपरकैलेमिया और हाइपरमैग्नीसीमिया हो सकता है, मतलब पोटेशियम का लेवल बढ़ गया या मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज़्यादा रहा, तो ऐसे इसमें आपको इस तरीके का मिल सकता है। सेकंड, फ्लैट टी वेव, अगर टी वेव आपका फ्लैट है तो ऐसे कंडीशन में ये इम्पेंडिंग एमआई का साइन हो सकता है या फिर हाइपोकैलेमिया का साइन हो सकता है। थर्ड है बायफेजिक टी वेव, मतलब टी वेव में बायफेज मिल रहा है आपको, अपवर्ड डाउनवर्ड या डाउनवर्ड अपवर्ड ऐसा मिल सकता है। अगर ये पहले पॉजिटिव वेव है और बाद में निगेटिव वेव है V2, V3 में, तो इसको हम प्रोक्सिमल एलएडी का ऑक्लूजन हम बोल सकते हैं। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ऑक्लूजन रह सकता है। दूसरा, अगर पहले निगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो ये हाइपरकैलेमिया का साइन रह सकता है। तो हमको बायफेजिक टी वेव मिलती है तो भी हमको ये देखना है कि पहले पॉजिटिव है कि पहले निगेटिव है, और उस हिसाब से हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकता है, हम उस हिसाब से उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। थर्ड, अगर ये टी वेव काफ़ी बड़ी है और वाइड है, इतनी वाइड है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से भी बड़ी है ना, और ये जो एसटी सेगमेंट आपको डिप्रेशन मिला और अपवर्ड स्लैंटिंग है, पहले तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है और वो अपवर्ड स्लैंटिंग के साथ में आ रहा है, तो ये भी एक प्रोक्सिमल एलईडी का ऑक्लूजन, प्रोक्सिमम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ऑक्लूजन रह सकता है। तो ये सब चीज़ों को हमको टी वेव में कंसिडर करना है। टी वेव के एबनॉर्मलिटीज़ में हमको ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। एक और चीज़ जो हमको समझनी है कि अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है V2, V4 में, तो वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को ब्लॉकेज को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है लीड 2, लीड 3 AVF में, और साथ में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है V1 और V2 में, तो उसमें पॉसिबिलिटी राइट कोरोनरी आर्टरी या फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज रह सकता है। तो ये चीज़ हमको समझना है। इस प्रकार से हम ये उसका लोकलाइजेशन कर सकते हैं कि कौन से वेसल्स का डिसीज रह सकता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इस्चेमिक हार्ट डिसीज है लेकिन फिर भी ECG नॉर्मल है, तो ऐसा 15% में ऐसा हो सकता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ECG में चेंजेस नहीं है मतलब MI नहीं है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है, अगर आपको लग रहा है कि MI के हाई पॉसिबिलिटीज़ है, आपने बहुत ECG में चेंजेस एक्सपेक्ट किए थे लेकिन ECG नॉर्मल आया है, स्टिल हमको बाकी मार्कर्स देख लेने चाहिए, हमने कार्डियक मार्कर्स को देख लेना चाहिए, क्योंकि 15% बुक में मेंशन है 15 और किसी इसमें 20% तक के उन्होंने बोला है कि MI होने के बावजूद ECG नॉर्मल रह सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है उसका। तो QRS कॉम्प्लेक्स अगर वाइड है, वाइड मतलब ये जो हम क्यू वेव का वेट देख रहे हैं, अगर ये मोर देन 0.12 सेकंड है अडल्ट में, और पीडियाट्रिक में पाल्स के अगर हम गाइडलाइंस देखें तो वो करते हैं मोर देन 0.09 सेकंड। तो अगर उसका ड्यूरेशन 3 बड़े बॉक्स से ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे वाइड QRS कॉम्प्लेक्स। अब वाइड QRS कॉम्प्लेक्स के अगर टैकीकार्डिया है तो उसके DDs अलग बनते हैं, और अगर वो नैरो QRS कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो उसका टैकीअरिथमिया है तो उसके DDs अलग बनते हैं। ये हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ब्रैडीअरिथमिया और टैकीअरिथमिया। तो इसमें अगर हम वाइड QRS कॉम्प्लेक्स हो सकते तो उसका कॉमन कॉजेस क्या है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, बंडल ब्रांच ब्लॉक, हाइपरकैलेमिया, WPW सिंड्रोम और मेडिकेशन जैसे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का ओवरडोज। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। लो वोल्टेज QRS कॉम्प्लेक्स कैसा है? लो वोल्टेज QRS मतलब
जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो कार्डियक वेव्स है वो पहुंच नहीं पा रही है चेस्ट लीड तक के। क्यों? जब से इंपॉर्टेंट कारण है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अगर पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो उसके वेव्स छोटे छोटे बनते हैं। दूसरा सीओपीडी, अगर बहुत ज़्यादा एयर भरी है चेस्ट में तो जिसके कारण से चेस्ट हाइपर इन्फ्लेटेड रहती है और उसके वेव्स हमको थोड़े से छोटे छोटे मिलते हैं। अगर ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा फैट है जिसके कारण से लो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल सकता है, या फिर हार्ट में अमाइलोडोसिस और सार्कोइडोसिस के कारण कुछ डिपोजिशंस हो चुके हैं जिसके कारण से जो एम्पलीट्यूड है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वो बहुत छोटा आता है। थर्ड है पैथोलॉजिकल क्यू वेव। पैथोलॉजिकल क्यू वेव मतलब क्यू वेव ज़रूरत से ज़्यादा डीप है और ज़रूरत से ज़्यादा वाइड है, तो उसको हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी मतलब 2 mm से ज़्यादा डीप है और 1 mm से ज़्यादा वाइड है, मतलब 2 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा नीचे आ रही है और 1 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा जगह ले रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल क्यू वेव। या फिर जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको 25% से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे कि ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव है। ऐसे कंडीशन में क्या सिनेरियोज हो सकता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या तो ये रिसेंटली आए एमआई का रह सकता है, या फिर जो पुराने एमआई है, किसी को इससे पहले भी अगर हार्ट अटैक आ चुका है तो उसके कारण से भी उसमें आपको क्यू वेव मिल सकती है। सेकंड, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये सब कंडीशन में हमको पैथोलॉजिकल क्यू वेव मिलती है, तो हमको क्यू वेव को भी देखना है। शॉर्ट में कि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या है और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक क्या है, वो कैसे देखना है। मतलब जो पर्किंजे फाइबर के बंडल्स आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ब्लॉक है। अगर लेफ्ट साइड में बंडल ब्रांच ब्लॉक आता है तो हम इसको देखने के लिए V1 V2 देखते हैं और V5 V6 देखते हैं। अगर V1 V2 में अगर आपको लार्ज एस वेव मिलती है, बहुत बिग ऐसे एस वेव मिलती है, बिग एस वेव इन V1 V2, और जो V5 V6 में आपको एम शेपेड आर वेव मिल रही है तो वो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को इंडिकेट करता है। अब राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में अगर आपको RSR प्राइम पैटर्न मिलता है, मतलब 2 पॉजिटिव अपवर्ड डिफ्लेक्शंस है, और V5 V6 में आपको वाइड एस वेव मिल रही है। ये एस वेव हम देखते हैं कि काफ़ी, जैसे यहाँ पे छोटी सी है, यहाँ पे बहुत बड़ी वाइड एस वेव है, ऐसा पैटर्न अगर मिलता है तो उसको हम राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं। अब इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, इसका और कोई तरीका नहीं है। आप इसको रिपीटेडली देख के, रिपीटेडली रिवाइज करके इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली V1 V2 और V5 V6 में हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कंपेयर करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा हम जानते हैं कि नॉर्मली एस वेव V1 में डीप रहता है और धीरे धीरे आर वेव का प्रोग्रेस होता जाता है, एस वेव छोटी होती जाती है। तो अगर हम एस वेव को V1 में कैलकुलेट करते हैं कितने उसका छोटा बॉक्स है, और आर वेव को V5 में कंसिडर करते हैं। अब ये V5 V6 दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे हमने जनरली समझा है कि V5 तक के आर वेव बढ़ता है, फिर थोड़ा सा V6 में कम हो जाता है, तो यहाँ पे हमने V5 को कंसिडर किया है। तो V1 में एस वेव कितने छोटे स्मॉल बॉक्स है और V5 में आर वेव कितने बड़े छोटे बॉक्स है, ये अगर हम ऐड करें और वो 35 से ज़्यादा है, दैट मीन्स वो वहाँ पे आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मिलेगी। दैट मीन्स नॉर्मली वो 35 से नीचे रहते हैं। जब आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी देखनी है तो जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, या तो आपको राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगा, मतलब R' पैटर्न, और यहाँ पे वाइड एस वेव उस टाइप का जो हमने डिस्कस किया था उस टाइप का मिलेगा। साथ में अगर आपने आर वेव V1 में लिया है ना, लेफ्ट वेंट्रिकुलर के हमने एस वेव देखा था, राइट वेंट्रिकल के लिए हमने V1 में आर वेव देखा है, तो आर वेव का आपने देखा उसके नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, और V5 में एस वेव में नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं। अगर वो मोर देन 10 है तो भी वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी में जैसा हमने डिस्कस किया, एडिशनल साइंस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन हमको मिलेगा। अब एक आर वेव प्रोग्रेशन के ऊपर जब हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं तो हम आर वेव प्रोग्रेशन भी देखते हैं। नॉर्मली हमने देखा कि V1 to V5 तक के आर वेव काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होती है और बाद में V6 थोड़ा सा V5 से कम रहता है आर वेव का। अगर ये पुअर आर वेव प्रोग्रेशन, मतलब बढ़ तो रही है लेकिन एकदम छोटा छोटा बढ़ रही है आर वेव V1 to V5 के बीच में, तो ये इसको हम बोलते हैं पुअर आर वेव प्रोग्रेशन। ये एंटीरियर एमआई का साइन रह सकता है या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का भी साइन रह सकता है।
वही अगर हमको पहले दो में ही बहुत बड़े बड़े V1 V2 में ही आर वेव काफ़ी बड़ी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल आर वेव प्रोग्रेशन, अगर हमको बहुत बड़े बड़े आर वेव मिल रहे हैं V1 V2 में, तो इसका पॉसिबिलिटी पोस्टीरियर वॉल एमा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी रह सकता है। तो अगर आपको V1 V2 में बड़े बड़े आर वेव मिल रहे हैं और आपका ST सेगमेंट डिप्रेशन है, अपवर्ड T वेव है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टीरियर वॉल एमा आपको रखनी है। तो आर वेव प्रोग्रेशन देख के भी हमको क्लूज मिलते हैं कि ये कहीं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का सटल साइन तो नहीं है। अब हम देखेंगे QT इंटरवल को। अब QT इंटरवल जैसा हमने समझा था, ये स्टार्ट होता है Q वेव के शुरुआत से और एंड होता है T वेव के एंड पे। तो इसमें दोनों Q वेव और T वेव दोनों इन्वॉल्व होती है। अब QT इंटरवल का इंपॉर्टेंस क्यों है? अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग है, वो हम समझेंगे प्रोलॉन्ग मतलब क्या है। तो अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो ऐसा पेशेंट वेंट्रिकुलर पॉलीमॉर्फिक टैकीरिथमिया के लिए होता है, जिसको हम टॉर्सिडी पॉइंटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट सडनली कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, उसके लिए प्रोन होता है। तो ऐसे पेशेंट अगर QT इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो ऐसे पेशेंट बहुत बार कुछ मेडिसिन जैसे सिसाप्राइड और बाकी सारी चीज़ें उसको बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं ड्रग्स के कारण, वो उनका QT इंटरवल और प्रोलॉन्ग होकर वो वेंट्रिकुलर टैकीरिथमिया में भी जा सकते हैं। तो इसलिए QT इंटरवल देखना जरूरी है। अब QT इंटरवल हम जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बॉक्स देख के। तो नॉर्मल QT इंटरवल कब बोलेंगे? जब इसका ड्यूरेशन मोर देन 0.44 सेकंड है मेल्स में और 0.46 सेकंड है इन फीमेल्स। लेकिन ये जैसा ड्यूरेशन हमने समझा कि हार्ट रेट जितना है उसके हिसाब से वो वेरी करेगा। अगर किसी का हार्ट रेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसका जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो पास में आएंगे और जो उसका QTC का ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको हार्ट रेट के साथ में करेक्ट करना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज है। सबसे ईजी है ये बेजेट्स फार्मूला। इसमें हम देखते हैं जो QT इंटरवल आ रहा है सेकंड में उसको लिखो, उसके नीचे अंडर रूट ऑफ RR इंटरवल इन सेकंड वो लिखो और इसको आप कैलकुलेट कर लो। अगर वो इस रेंज से ज़्यादा आ रहा है मतलब बच्चे को या फिर पेशेंट को लॉन्ग QTC है और उसमें कारण रह सकता है जैसा हमने समझा कुछ मेडिकेशन है, सिसाप्राइड है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। देन इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने देखा कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम का लेवल कम है और कुछ इस्चेमिया जिसमें हमको लॉन्ग QT इंटरवल मिल सकता है। ये ज़्यादा कॉमन है। शॉर्ट QT इंटरवल एज कंपेयर टू लॉन्ग QT इंटरवल कम रहते हैं और इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये लेस देन 0.3 सेकंड है और इसका कारण हाइपरकैलेमिया, हाइपरमैग्नेसीमिया रह सकता है या फिर डिगॉक्सिन का ओवरडोज रह सकता है। तो इस प्रकार हमको QT इंटरवल भी देखना है। P वेव के एबनॉर्मेलिटी को भी समझ लेते हैं। हम P वेव पहले नहीं लिया क्योंकि P वेव का इंपॉर्टेंस लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों के लिए नहीं है। तो अब जब हमने लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें देख ली है तो फिर हम P वेव को भी देख लेते हैं। तो P वेव में हमको देखना है कि P वेव हम ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को इंडिकेट करता है और इसलिए वो एट्रियल साइजेस को भी इंडिकेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट है तो हमारी जो P वेव है लीड 2 में काफ़ी बड़ी रहेगी। वो बड़ी मतलब मोर देन 2.5 mm, मतलब 2.5 जो स्मॉल स्क्वायर है उससे ज़्यादा रहेगी। तब हम उसको एनलार्ज P वेव इन लीड 2 बोलेंगे। और V1 में आपको बायफेजिक मिलेगा। तो बायफेजिक में भी पहला जो अपवर्ड स्लैंट है वो ज़्यादा रहेगा और इसको हम P पल्मोनेली भी बोलते हैं, जिसमें ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मतलब राइट साइड का जो भी प्रेशर्स बढ़ रहा है उसमें आपका राइट एट्रियल एनलार्जमेंट रहेगा और राइट एट्रियल एनलार्जमेंट रहने के कारण आपको सेकंड लीड में P वेव बड़ी मिलेगी, मोर देन 2.5 mm अपवर्ड डिफ्लेक्शन, और जो V1 में बायफेजिक रहेगा उसका भी अपवर्ड स्लैंट ज़्यादा रहेगा। लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट में हम देखेंगे कि जो वी लीड 2 में है वो P वेव हमको बाइफिड मिलेगी, है ना, वो M शेपेड मिलेगी, इसको P माइट्रली भी बोलते हैं। और जब हम V1 में देखेंगे तो जो बाइफिड तो मिलेगी इसमें बाइफेजिक, लेकिन जो लोअर स्लैंट है वो ज़्यादा रहेगा और इसमें इसको हम P माइट्रली बोलेंगे। ये माइट्रल वॉल स्टेनोसिस में हमको मिलती है क्योंकि माइट्रल वॉल स्टेनोसिस में QQ एट्रिया को अगेंस्ट माइट्रल वॉल स्टेनोसिस कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है और हमको एनलार्ज एट्रिया के कारण लीड 2 में M शेपेड बाइफिड P वेव मिलती है और V1 में बाइफेजिक विथ मोर निगेटिव डिफ्लेक्शन वेव मिलती है।
अब हम एक्सिस डेविएशन के बारे में समझते हैं। ये बहुत सबसे आखिरी में ले रहे हैं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है डायग्नोसिस में। जो रेयर जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है उसमें ये ज़्यादा रोल नहीं रहता, इसलिए इसको सबसे आखिरी में ले रहे हैं। तो कार्डियक एक्सिस नॉर्मल में कैसा रहता, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन कैसा रहता, राइट एक्सिस डेविएशन कैसा रहता, हम शॉर्ट में समझेंगे। तो हमको सबसे पहले लीड 1 और लीड 2 को देखना है। तो लीड 1 में अगर आर वेव प्रोमिनेंट है और AVF में भी आर वेव प्रोमिनेंट है, तो अगर हम इसको फर्स्ट लीड कहें और इसको AVF कहें, तो अगर लीड 1 भी अपवर्ड स्लैंटिंग है, आर वेव पॉजिटिव है, और AVF में भी अपवर्ड स्लैंटिंग है, तो ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन है, बोथ गोइंग अप। ठीक है। कभी कभी इसमें जो आर वेव है छोटा होता है और एस वेव प्रोमिनेंट होता है। अगर AVF में एस वेव प्रोमिनेंट है और आर वेव नहीं है तो आपको लीड 2 देखना है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आर वेव प्रोमिनेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉर्मल एक्सिस डेविएशन ही है, आपको लीड 2 देखना। अगर लीड 2 में अपवर्ड है तो अगेन इट इज अ नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। तो लीड 1 भी अपवर्ड है, लीड AVF भी अपवर्ड है, तो दैट मीन्स नॉर्मल एक्सिस डेविएशन। अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में क्या हो रहा है, लीड 1 अपवर्ड है और AVF डाउनवर्ड दिख रही है हमको, है ना, ये गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर है। और जैसा हमने समझा था कि लीड AVF में अगर निगेटिव है हम तो 2 में हमको कंफर्म करना है, और 2 में भी निगेटिव है, मतलब दे आर लीविंग ईच अदर। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, दे आर लीविंग ईच अदर, इसलिए ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। L फॉर L इज लिविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, इट इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और अगर समझो हमने देखा कि लीड 1 में नीचे आ रहा है और AVF में ऊपर जा रहा है, तो दे आर रीचिंग ईच अदर, इसलिए राइट एक्सिस डेविएशन। अब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का कारण क्या है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इंफीरियर वॉल एमाई और हाइपरकैलेमिया। राइट एक्सिस डेविएशन का क्या कारण है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, एंटीरियर एमाई और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो इस प्रकार से हम एक्सिस डेविएशन याद रख सकते हैं।